निशा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम अकेले क्यों हो? हर इंसान तुमसे दूर क्यों भागता है? निशा चुपचाप मेरा चेहरा देखने लगी। किसी भी रिश्ते को निभाने में तुम्हारा कितना योगदान होता है, क्या तुमने कभी महसूस किया है? जहाँ कहीं भी तुम्हारी दोस्ती होती है, वहाँ तुम्हारा समावेश उतना ही होता है जितना तुम पसंद करती हो। कोई तुम्हारे काम आता है तो उसे तुम अपना अधिकारी मानकर चलने लगती हो। जिनसे तुम दोस्ती करती हो उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करती हो, और काम हो जाने के बाद धन्यवाद बोलना भी ज़रूरी नहीं समझती हो। लोग तुम्हारे काम आए पर तुम किसी के काम आओ, यह तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हें लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। जो तुम्हारे काम आते हैं उनसे तुम हफ्तों नहीं मिलती, तो सिर्फ इसलिए ही स्कूल के बाद तुम्हें अपने घर को साफ करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं जो रोज इतनी साफ सफाई करवाती हो? साफ घर हर रोज इस तरह साफ कराती हो मानो दिवाली आने वाली हो। आता कौन है तुम्हारे घर पर? न तुम्हारे माँ बाप आते हैं, न सास ससुर। पति न जाने किसके साथ कहाँ चला गया, तुम खुद भी नहीं जानती। आंखें और भी फैल गई निशा की। जरा सोचो निशा, तुम कब किसी के काम आती हो? कब तुम अपने कीमती समय में से समय निकालकर किसी का सुख दुख पूछती हो? कितना बनावटी आचरण है तुम्हारा। मुंह पर जिसकी तारीफ करती हो, पीठ पीछे उसी की बुराई करने लगती हो। क्या तुम्हें प्रकृति से डर नहीं लगता? सोने से पहले क्या तुम्हें कभी ये सोचती हो कि आज रात अगर तुम मर जाओ तो क्या तुम कोई कर्ज साथ नहीं ले जाओगी? किसका कर्ज है मेरे सर पर? मुझे तो किसी का कोई रुपए पैसा आगे भी कुछ होता है। कर्ज की श्रेणी में आता है रुपए पैसा के एहसान को तो इंसान पैसे से चुका सकता है, मगर उन लोगों को बदला कैसे चुकाया जा सकता है जहां लगाव हमदर्दी और अपनत्व होता है। जिसने मुसीबत में तुम्हें सहारा दिया उसका कभी हालचाल भी नहीं पूछती हो तुम। किस बात की कर रहे हो तुम? इसका मतलब तुम पर किसके एहसान कर्ज है यह भी तुम्हें याद नहीं। मैं निशा का मित्र हूँ और हमारी मित्रता का कोई भी भविष्य मुझे अब नजर नहीं आ रहा। मित्रता तो एक तरह का निवेश है, प्यार तो दो प्यार मिलेगा। आज तुम किसी के काम आओ तो कल कोई तुम्हारे काम आएगा। निशा तो सूखी रेत है, जिस पर चाहो तो मन भर पानी बरसा दो, वह किसी भी गीली नहीं हो सकती। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर और निशा पर भी। खुद पर इसलिए कि मैं निशा का मित्र हूँ, और निशा पर इसलिए कि उसे कोई किनारा मिल पाएगा कभी। क्या वह रिश्ता निभा पाएगी, सीख पाएगी कभी? निशा से मेरी जान पहचान शर्मा जी के घर हुई थी। शर्मा जी हमारे विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं और बड़े सज्जन पुरुष हैं। शर्मा जी की पत्नी ललिता जी बड़ी मिलनसार और ममताई महिला हैं। मैं कुछ फाइलें उन्हें दिखाने उनके घर गया था, क्योंकि वे कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। हम दोनों के सामने चाय रखकर ललिता जी जल्दी से घर निकल गई। टिफिन था उनके हाथ में। भाभी जी बच्चों को टिफिन देने गई हैं क्या? अरे बच्चे कहाँ हैं यहाँ? शर्मा जी बोले, दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर बाहर हैं। यहाँ तो हम बुढ़िया बुढ़ी हैं। तुम्हें क्या हमारी उम्र इतनी छोटी लग रही है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते होंगे? मेरी पत्नी समाज सेवा में ही विश्वास करती है। यहाँ दो घर छोड़कर कोई बीमार है, उसी को खाने देने गई है। अकेली लड़की है, बीमार है, बस उसी की देखभाल करती रहती है। क्या करे बेचारी, अपने बच्चे तो दूर हैं, उनकी ममता उन पर लुटाकर खुश हो जाती है। तब महिलावान निशा के बारे में जाना स्कूल के टीचर हैं और पति कुछ समय पहले कहीं चला गया था। शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अकेली है। इसलिए ललिता जी उसके दोस्ती करके उसकी मदद करती रहती हैं और समय का सदुपयोग भी। अभी हम फाइलें देख ही रहे थे कि ललिता जी वापस चली आई और अपने हाथ साथ निशा को भी लेती आई। बहुत तेज बुखार है इसे, मैं साथ ही ले आई हूँ। बार बार उधर भी तो नहीं जाया जाता। ललिता जी निशा को दूसरे कमरे में सुलाकर आई थी और वह शर्मा जी को समझा रही थी। देखिए ने, अकेली बच्ची वहां पर पड़ी रहती तो कौन देखता इसे? बेचारी के माँ बाप भी दूर हैं। ने दूर कहाँ है, हम हैं तो माँ बाप। हर शहर में हमारी कम से कम एक औलाद तो है ही, जैसे तुमने गोद ले रखा है। इस शहर में नहीं तो 100 वह कमी भी दूर हो गई। नाराज क्यों हो रहे हो? जैसे ही बुखार उतर जाएगा वह चली जाएगी। आप भी तो बीमार हैं, आपका खाना पीना भी देखना है। 2-2 जगह मैं कैसे देखूं? मैंने भी उसी पल उन्हें ध्यान से देखा। बहुत ममतामयी लगी थी वह मुझे, बहुत प्यारी भी थी। लगभग 4 घंटे उस दिन में शर्मा जी के घर पर रहा था।
और उन 4 घंटों में शर्मा दंपत्ति का चरित्र पूरी तरह मेरे सामने आ गया। बहुत प्यारी सी जोड़ी है उनकी। ललिता को ऐसी ममता माई की मानो पल भर में किसी को भी मदद करने को तैयार। शर्मा जी पत्नी की इस आदत पर ज्यादातर खुश ही रहते। मेरे साथ भी माँ जैसा नाता बांध लिया था ललिता जी ने। सचमुच कुछ लोग इतने सीधे सरल होते हैं कि बस प्यार आने लगता है उन पर। देखो बेटा, मनुष्य को सदा इस भावना से साथ जीना चाहिए कि मेरा नाम कहीं लेने वालों की श्रेणी में तो नहीं आ रहा। माँ जी में समझा नहीं, मतलब यह है कि मुझे किसी का कुछ देना तो नहीं है, न कोई ऐसा तो नहीं जिसका कर्ज मेरे सर पर है। रात को जब बिस्तर पर लेटो तब यह जरूर याद कर लिया करो, किसी से कुछ लेने की आस कभी मत करो। जब भी हाथ उठे देने के लिए उठे। मंत्र मुग्ध का देखता रहता है। ललिता जी को जब भी उनसे मिलता था कुछ नया ही सीखना था, और उससे भी ज्यादा मैं यह सीखने लगा कि निशा के करीब कैसे पहुंचा जाए। निशा अपना कोई न कोई काम लिए ललिता जी के पास आ जाती और उसके लिए कुछ सोचने लगता। बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरा जी चाह रहा उसका घर पुणे बस जाए। माँ जी, उसका पति वापस आ गया तो ऐसी कोई तलाक जैसी प्रक्रिया तो नहीं गुजरी ने दोनों में। पुणे शादी के बारे में कैसा सोचा जा सकता है। शर्मा जी के घर में कुछ शुरू हुआ, हमारी जान पहचान उनके घर से बाहर भी जारी रखी और सीधे सीधे हम अच्छे दोस्त बन गए। ललिता जी से मिलना कम हो गया और शहर शाम में और निशा साथ साथ रहने लगे। मार्च का महीना था, जिस वजह से आयकर रिटर्न का काम भी निशा ने मुझे सौंप दिया। कभी नया राशन कार्ड बनवाना होता और कभी पैन कार्ड का चक्कर। उसके घर की किस्तें भी हर महीने मेरे जिम्मे पड़ने लगी। 2-3 महीने में निशा के सारे काम हो गए। कभी कभी मुझे लगता मैं तो उसका नौकर ही बन गया हूँ। कुछ दिन और बीते। एक दिन पता चला कि ललिता जी को भारी रक्तस्राव की वजह से आधी रात को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शर्मा जी छुट्टी पर चले गए। उनके बच्चे दूर थे, इसलिए उन्हें परेशान न कर मैं पति पत्नी सारी तकलीफ खुद ही झेल रहे थे। मेरा परिवार भी दूर था, सो कार्यालय के बाद मैं अस्पताल चला जाता। उनके पास निशा अस्पताल में नहीं दिखी तो सोचा हो सकता है वह ललिता जी का घर संभाल रही हो। ललिता जी का ऑपरेशन हो गया। मैं छुट्टी लेकर उनके आसपास ही रहा। निशा कहीं नजर नहीं आई। एक दिन शर्मा जी से पूछा तो वह हंस पड़े और बताने लगे, जब से तुम उसके काम कर रही हो तबियत मुझे या ललिता जी से मिली। कब है? हमें तो अपनी सूरत भी दिखाए उसे महीनों बीत गया। बड़ी रूखी सी है वह लड़की। मुझ में काटो तो खून नहीं। क्या सचमुच निशा अब इन दोनों से मिलती जुलती नहीं? हैरानी के साथ साथ अफसोस भी होने लगा था मुझे। ललिता जी अब बेहोशी में थी और शर्मा जी उनका हाथ पकड़े बैठे थे। ललिता का तो स्वभाव ही है, कोई एक कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो वह 10 कदम आगे बढ़ाकर उसका साथ देती है। हम नए नए शहर में आए थे। यह लड़की एक शाम फोन करने आई थी। उसका फोन काम नहीं कर रहा था। गलती तो ललिता की थी, किसी की भी तरह बहुत जल्दी झुक जाती है। इस था में अगर मुझसे भी नहीं मिलती तो किससे मिलती है आजकल। 4 दिन और बीत गए। मैं ऑफिस के बाद हर शाम अस्पताल चला जाता। मुझे देखने ही ललिता जी का चेहरा खिल जाता। एक बार तो ठिठोली भी नहीं की। बेचारा बच्चा फंस गया था बूढ़ों के चक्कर में। अब मेरी माँ जैसी हैं, घर पर होता तो माँ बीमार होती तो क्या उनके पास नहीं जाता मैं? निशा से कब मिलते हो तुम? हर शाम तो यहाँ चले आते हो। वह मिलती ही नहीं है। कोई काम नहीं होगा न, काम पड़ेगा तो दौड़ी चली आएगी। ललिता जी ने उत्तर दिया, तुम मिलना चाहो तो जाओ उसके घर, इच्छा होगी तो बात करेगी वरना नहीं करेगी। दोस्ती तक ही तुम रखना, तुम अपना रिश्ता, उससे आगे मत जाना। इस तरह के लोग रिश्ते में बंधने लायक नहीं होते, क्योंकि रिश्ते तो बहुत कुछ मांगते हैं न, प्यार भी, स्नेह भी, अपनापन भी, और ये सब बातें उसके पास ही नहीं। शर्मा जी आए तो ललिता जी चुप हो गईं। शायद उनके सामने वह अपने महत्व को ठगा जाना स्वीकार करना चाहती थी या अपनी पीड़ा दर्शाना नहीं चाहती थी। 3-4 दिन और बीत गए। ललिता जी घर आ चुकी थी। निशा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई। लगभग 3 दिन बाद वह लंच में मुझसे मिलने मेरे ऑफिस चली आई। बड़े प्यार से मिली। कह रही थी, तुम इतने दिन मेरी याद नहीं आई तुम्हें? जरा सा गिला क्या था मैंने, जरा व्यस्त थी मैं। घर की साफ सफाई करवा रही थी।
10 दिन से तुम्हारे घर की सफाई ही चल रही है, ऐसी कौन सी सफाई है भाई? मन में सोच रहा था कि देखते हैं आजकल कौन सा काम पड़ गया है, इसे जो जबान से मिठास घुल रही है। क्या लोगी खाने में? क्या मंगवाऊं? खाने का ऑर्डर दिया मैंने। इससे पहले भी जब हम मिलते थे खाना मैं ही मंगवाता था, अपनी पसंद का खाना मंगवा लिया। निशा ने खाने के दौरान कभी मेरी कमीज की तारीफ करती तो कभी शर्मा जी और ललिता जैसी हैं। शर्मा जी छुट्टी पर हैं, न कहीं बाहर गए हैं क्या? पता नहीं, मैंने बहुत दिन से उन्हें देखा नहीं। अरे भाई, तुम इस देश की प्रधानमंत्री हो क्या, जो इतना काम रहता है तुम्हें? 2 घर छोड़कर तो रहते हैं वह, और तुम्हारा इतना ख्याल भी रखते हैं। 10 दिन से वे तुमसे मिले नहीं। मेरे पास इतना समय नहीं होता। 2 बजे तो स्कूल से आती हूँ और 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने आ जाते हैं। 7 बजे तक उसमें व्यस्त रहती हूँ। इस बीच काम वाली भी आ जाती है किसी का हाल चाल पूछने के लिए। आखिर कितना समय चाहिए निशा? एक फोन कॉल या 4-5 मिनट में आ जाकर भी इंसान वापस आ जाता है। उनके और तुम्हारे घर में आखिर दूरी ही कितनी है? मुझे बेकार इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर ललिता जी तो हर पल खाली रहती हैं, उनके साथ बैठकर गपशप लगाने का समय नहीं होता मेरे पास। निशा बड़ी तलखी से जवाब दे रही थी। खाना समाप्त हुआ और वह अपने मुद्दे पर आ गई। अपने पर्स में राशन कार्ड और पैन कार्ड निकालकर उसने मेरे सामने रख दिए। यह देखो, इन दोनों में मेरी जन्म तिथि सही नहीं है। 7 की जगह 1 लिखी गई है। जरा इसे ठीक करवा दो। हंस पड़ा मैं। इतनी हंसी आई मुझे कि स्वयं पर काबू ही नहीं मिला। मुश्किल हो गया था किसी तरह संभला मैं। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारा काम हो गया और अब कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मत भूलो निशा कि अब कब तक इंसान जिंदा है उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। जिंदा ही क्यों, उसे तो मरने के बाद भी 4 आदमी चाहिए जो उठाकर शमशान तक ले जाएं। राशन कार्ड और पैन कार्ड जब तक नहीं बना था तुम्हारा मुझसे मिलना चल रहता था। 10 दिन से तुम मेरी नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। आज तुम्हें पता चला इनमें तुम्हारी जन्मतिथि सही नहीं है तो मेरी याद आ गई। फॉर्म तुमने भरा था, जन्मतिथि तुमने भरी थी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह क्या कह रही हो तुम? अबाक तो रहना ही था निशा को। अंधे को अंधा कैसे कहूँ? उससे बुरा लग सकता है न? क्या मतलब? मतलब साफ है। उसी शाम ललिता जी से मिलने गया। उन्हें हल्का बुखार था। शर्मा जी भी थके थके से लग रहे थे। वह बाजार जाने वाले थे, दवाई और फल लाने। जिद कर मैं भी चला गया बाजार। वापस आया और आते आते खाना भी लेता आया। ललिता जी के लिए तो रोज उबला खाना बनाता था, जिसे शर्मा जी बनाते भी थे और खाते भी थे। उस दिन मेरे साथ उन्होंने तीखा खाना खाया तो लगा बरसों के भूखे हों। मैं कहती थी न, अपने लिए अलग बनाया करें। उबला खाना खाया तो जाता नहीं, उस पर भूखे रहकर कमजोर भी हो गए हैं। ललिता जी ने पहली बार भेद खोला। दूसरे दिन से मैं रोज ही अपना और शर्मा जी का खाना पैक करा के ले जाने लगा। निशा की हिम्मत अब भी नहीं हुई कि वह एक बार हमसे आकर मिल जाए। हिम्मत करके मैंने सारी आपबीती उन्हें सुना दी। दोनों मेरी कथा सुनने के बाद चुप थे। कुछ देर बाद शर्मा जी कहने लगे, सोचा था प्यारी सी बच्ची का साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। उसे हमारा सहारा रहेगा, हमें उसका सहारा दिया न हमें। प्रकृति ने बच्ची का सहारा तो सिर्फ हम ही थे, बदले में सहारा देने वाला मिला है हमें। यह बच्चा मिला है न। ललिता जी की आंखें नम थी। मेरी वहां थपथपा रही थी वह। मेरा मन भी परिवार के साथ रहने को होता था, पर घर दूर था। मुझे भी तो परिवार मिल गया था, परदेश में कौन किसका सहारा था मैं समझ नहीं पा रहा था। दोनों ने मेरे माता पिता जैसे ही लग रहे थे। वे मुझे सहारा मान रहे थे और मैं उन्हें अपना सहारा मान रहा था, क्योंकि शाम होते ही मन होता भागकर दोनों के पास चला जाऊं। क्या कहूं मैं, अपना अपना तरीका जीने का है। कुदरत ने लाखों करोड़ों जीव बनाए हैं जो आपस में कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते। निशा का जीने का अपना तरीका है,
जिससे वह भी किसी तरह जी ही लेगी। बस इतना मान सकते हैं कि हम तीनों, हम जैसे लोग निशा जैसों के लिए नहीं बने। सो कैसा अफसोस, सोच सकते हैं कि हमारा चुनाव भी गलत था। कल फिर समय आएगा, कल फिर से कुछ नया तलाश करेंगे। यही तो जीवन है, इसी को तो कहते हैं जीना। दोस्तों, उम्मीद करती हैं कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो